बुजुर्गों और दोस्तों, असल में हम लोग जो यानी मैं अपने आप को पूरा दिल्ली वाला नहीं कहता, लेकिन आमतौर से लोग ये कहते हैं कि दिल्ली वालों को नहारी और लाल किला कुछ करने नहीं देगा और लाल किला कुछ करने भी देता, मगर ये नहारी में पूरे गर्क हो गए हैं, इसलिए इन्हें और कोई काम नहीं है। तो यूसुफ ने एक दिलचस्प वो भी लिखा कि दिल्ली वाले तो नहारी के देख में गिर के मर गए। तो उनसे पूछा क्या गिरते ही मर गए? बोले नहीं, 2 बार निकले थे, एक बार अदरक लेने, एक बार प्याज लेने। तो लेकिन वो लोग, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे नौजवान लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। मेरे लिए वाकई बहुत हैरत का वक्त है कि दिल्ली के नौजवान सहबाई को याद कर रहे हैं, जिन्हें हम लोगों ने बिल्कुल फरामोश कर दिया था। हम लोगों से मुराद पूरे हिंदुस्तानियों ने। सहबाई एक ऐसी शख्सियत थे कि वो सिर्फ उर्दू के या फारसी के नहीं थे, बल्कि पूरा हिंदुस्तानी कौम पे उनका एहसान है, और जिसे हमने पूरे यानी बहैसियत कौमी पॉलिसी के नजरअंदाज किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब पता चला कि मेरे नौजवान दोस्त सहबाई को याद कर रहे हैं। दरअसल ये 2 सदियां जो हैं, 18वीं और 19वीं सदी, ये अजीबो गरीब वक्त है हिंदुस्तान के लिए। आप ये देखिए कि औरंगजेब के इंतकाल के बाद, 1707 में इंतकाल के बाद जो अफरा तफरी फैली, हम लोग उसे याद करते हैं कि दिल्ली में कस्मा पुरसी थी, खाने के हालात नहीं थे, शहर अशोक लिखे जा रहे थे। लेकिन उसी जमाने में जो सबसे खराब जमाना है वो हमारा तख्लीकी एतबार से उरूज का जमाना है। 1707 में औरंगजेब के इंतकाल के बाद उनका बेटा 5 साल के लिए बादशाह बना, फिर जहांदार शाह उनका पोता बादशाह बना 1 साल के लिए। तो जहांदार शाह ने की महबूबा थी लाल कंवर। लाल कंवर ने एक दिन उनसे कहा रात में कि मैंने कभी डूबते हुए आदमी नहीं देखे। तो उन्होंने कहा सुबह दिखा देंगे। और सुबह उठ के पहला काम उन्होंने ये किया कि कुछ लोगों को हुक्म दिया अपने मल्लाह को, सरकारी के कुछ लोग पकड़ के लाओ, जरा गर्क कर देना जमुना में। जमुना लाल किले के बिल्कुल बराबर से बहती थी उस वक्त। तो 17 आदमी चांदनी चौक से पकड़े गए, उसने कुछ दूर जाके गर्क कर दिया, उल्टी कर दी किश्ती और खुद तैर के आ गया। तो जब उन्होंने कहा बचाओ बचाओ, तो जहांदार शाह ने कहा कि देखो ऐसे डूबते आदमी लाल कंवर ने महसूस हुए इससे। उसके बाद जो पूरा जमाना मोहम्मद शाह रंगीले का जमाना और आगे पूरी तकरीबन 100 साल, लेकिन जब हम सियासी और मुआशी एतबार से उसका जायजा लें तो हम इन तमाम चीजों की बात करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद वो जहांदार शाह एक अच्छा साहिब दीवान बादशाह था, मोहम्मद शाह बादशाह था, तख्लीकार था और बादशाह था, और औरंगजेब के जमाने में जहाँ जटल्ली मौजूद था, बेदिल मौजूद थे, तालिब आमली मौजूद थे। इस आवाज उसकी तकरीर के एतबार से हमारी जबान को बड़ा इन्होंने तमम्मुल बख्शा। और ये 19वीं सदी जिसमें ये तमाम लोग मौजूद थे, आज दिल्ली में कम से कम 8-10 यूनिवर्सिटीज हैं, 100-200 कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि हम सब मिलके भी एक ऐसा उस्ताद पैदा नहीं कर सकते जैसे इमाम बख्श सहबाई थे। तो इस लिहाज से वो बड़े काबिल जिक्र और बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। और मुझे सिर्फ एक बात पे लोगों की साया एजुकेशनल ट्रस्ट की ताज्जुब हुआ कि इन्होंने इफ्तिताह के लिए एक ऐसे आदमी को दावत दी है जिसकी मालूमात इस बारे में सबसे कम है। गालिबन उनका ये भी इम्तिहान लेने का एक तरीका था, बहरहाल ये है। लेकिन अगर कोई बेहतर आदमी बुलाया जाता तो और बेहतर था। लेकिन ये इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया जिसके लिए मैं जाती तौर से इनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इमाम बख्श सहबाई को याद किया। इन्होंने एक फर्ज जो हम सब पे था वो इन्होंने पूरा किया। इमाम बख्श सहबाई के जाती हालात के बारे में बहुत कम इत्तलात हमारे पास हैं। अगर तबकात शोराए हिंद एक तस्करा है करीमुद्दीन का, उसको उस वक्त लिखा गया था इमाम बख्श सहबाई जिंदा थे 1847 के आसपास। तो उन्होंने लिखा कि दरमियाना कद, गोरा रंग, सर पर पूरे बाल हैं, निहायत खुश मिजाज हैं, निहायत खुश लिबास हैं, और सारी जिंदगी ये इनके वालिद जो थे थानेसर एक जगह वहां से तशरीफ लाए थे और पूछा चीलान में क़याम पजीर हो गए थे। तो ये बाकायदा इन्होंने तिब की तालीम हासिल की थी, इनके बड़े भाई ने भी तिब की तालीम हासिल की, और वो हकीम दौरा उनको खिताब दिया गया था। लेकिन हमें हकीम अजमल खां को याद करते हैं, हकीम मोहम्मद अहमद खां को याद करते हैं। मुझे नहीं याद कि हकीम सहबाई का कोई जिक्र किया हो या उनके खानदान का। लेकिन सहबाई साहब सिर्फ फारसी पढ़ाते थे अपने तुलबा को, ट्यूशन पढ़ाते थे मोहल्ले के लोगों को। लेकिन शोहरत इतनी थी कि बहादुर शाह जफर के